Hello and welcome to Target Gurukul. दिस इज़ योर एजुकेटर एंड मेंटोर दीपाली और आज मैं फिर से आपके लिए लीगल अवेयरनेस और लीगल रीजनिंग की एक क्लास लेकर आई हूँ। ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। बिकॉज अगर मुझे इस पर अच्छे व्यूज़ मिलेंगे तो मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी और ये सीरीज़ आपकी ऐसे ही जारी रहेगी सारे ही बच्चों के लिए, इधर वो फिर यूट्यूब के बच्चे हों या फिर हमारे आपके कोर्स के बच्चे हों। ओके, सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी वॉज ओमिटेड फ्रॉम पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो संपत्ति का अधिकार है वो भाग 3 से किस संविधान के संशोधन द्वारा हटाया गया था? ये सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप सभी लोग जानते हो, इसका आंसर क्या होगा? 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से ये जो पर्टिकुलर आपका फंडामेंटल राइट था ये पार्ट 3 से hटाकर आपके पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया था अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, तो अब ये नो मोर फंडामेंटल राइट रहा है, ये अब बन चुका है लीगल राइट। तो आपको ये बातें भी इसके साथ साथ याद रख के चलनी होंगी। ठीक है, फिर देखिए यही नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है बट इसका आंसर गलत दे रखा है, इसका आंसर डी दिया है, इसका आंसर सी होगा आपका, तो इसको याद रखिएगा। 44th अमेंडमेंट है वो रिपीटेड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है FIR स्टैंड्स फॉर। तो भाई फटाफट बताइए कि FIR किसके लिए स्टैंड होती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसका जो फुल फॉर्म होता है और इसके साथ साथ इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रथम सूचना रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन द आर्टिकल। तो फटाफट आपको आर्टिकल्स बताने हैं कि आपके जो मूल अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो फंडामेंटल राइट्स आपके कितने आर्टिकल से लेके कितने आर्टिकल तक फॉल करते हैं? तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 32 तक ये फॉल्व करते हैं। तो आपको इतना यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करने का जो प्रोसीजर है वो कैसा है? वो काफ़ी कठोर है, लचीला है, आंशिक रूप से कठोर है, लचीला है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये पार्शली रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है, यानी कि आंशिक रूप से कठोर और लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटी इज इन्विसेज्ड इन विच आर्टिकल। तो देखो, आपको माइनॉरिटीज़ जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी हो गई, ये सब जो कम्युनिटी हैं हमारी, माइनॉरिटी हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी, इनके राइट्स को जो प्रोटेक्ट करने का आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है? ये आपसे सिंपल पूछा जा रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ से, तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपके DPSPs हैं, जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनके जो आर्टिकल हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए और ये आपको बस पूछने की देरी होनी चाहिए, एकदम आपको रटा होना चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपका प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़ यानी कि अल्पसंख्यकों के हित के लिए संरक्षण जो है वो आर्टिकल 29 में फॉल आउट करता है। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बोल रहा है आपसे विलेज पंचायत इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई बताइए फटाफट कि जो विलेज पंचायत है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में फॉल आउट करती है? तो अगर आपने DPSPs के आर्टिकल ढंग से पढ़ रखे हैं तो इसका आंसर आपके लिए देना आसान होगा। खैर, इसका आंसर आप सभी लोगों को पता है, इसका आंसर आर्टिकल 40 होगा, जो कि हमारा एक गांधीयन प्रिंसिपल है, यानी जो गांधी जी ने सपना देखा था कि विलेज पंचायत कॉन्स्टिट्यूट करने का और भारत को कुछ विलेज जैसा ही रखने का, तो उससे रिलेटेड है आर्टिकल 40 और ये हमारा एक DPSP है। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब फटाफट कमेंट सेक्शन में मेरा ये होमवर्क आपको आंसर देना है कि ये बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है?
नेक्स्ट आपसे कह रहा है जोनल काउंसिल आर एसोसिएटेड विथ विच आर्टिकल। तो भाई बताइए जोनल काउंसिल आपके किस आर्टिकल से रिलेटेड है। तो जोनल काउंसिल आपके आर्टिकल 263 से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। और ये आपका एक पीवाईक्यू भी है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद रखना। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं और खासकर जो अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उनको अच्छे से तैयार करके चले जाना, क्योंकि वो आपके पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, 61 अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, 86th अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो इन सबको बहुत अच्छे से याद करके जाना। नेक्स्ट आपका कह रहा है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। बहुत ही आसान और वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है ड्राफ्टिंग कमिटी का चेयरमैन कौन है, एंड इट इज़ द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइल्ड बाय। तो बताओ फटाफट कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कौन फाइल कर सकता है। तो अगर आपने थोड़ा भी आपको पॉलिटी और लॉ वगैरह की नॉलेज है तो आपको पता होगा कि ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो हमारा कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया हो वो फाइल कर सकता है। अब फटाफट आपका ये होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये जो है ये किस जज के द्वारा पास किया गया था। बहुत फेमस जज का नाम है, फटाफट इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है को वारंटो। तो को वारंटो क्या है। को वारंटो इज अ रिट। ये आप सभी लोगों को पता है कि को वारंटो एक रिट है और ये आर्टिकल 32 ऑफ इज अ फंडामेंटल राइट उसमें फॉल करती है। रिट का जुरिस्डिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 32 और इसमें आपकी 5 टाइप्स ऑफ रिट्स फॉल करती हैं, जिसमें से एक को वारंटो है। 5 आपकी पहले भी मैंने बता चुका है। नेक्स्ट आपका ये याद रखना है आर्टिकल 226 में यही रिट जो जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट्स को भी मिल रखा है, बट इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, रादर आर्टिकल 32 इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो ये याद रखिएगा कि जो आर्टिकल 32 है वो आपका मौलिक अधिकार है, जबकि 226 मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है इग्नोरेंस ऑफ लॉ। तो बताइए फटाफट इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है वो क्या है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ is not an excuse in law, is an excuse in law. No such legal principle is followed in law and partially an excuse in the law. अब देखिए यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका इग्नोरेंस ऑफ लॉ है, आप जब लॉ को इग्नोर कर देते हो तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है लॉ के अंतर्गत। ठीक है, ये कानून में कोई बहाना नहीं माना जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये मैंने पहले भी अपनी लीगल अवेयरनेस की क्लासेस में कवर करा है और कोर्स के स्टूडेंट बहुत अच्छे से ये बात जानते होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट ऑफ 1955 वाज रीनेम्ड एज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955। तो जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट है 1955 का, उसको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट नाम दे दिया गया था। वो किस ईयर में दिया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1976। तो 1976 में आपका ये जो नाम है वो चेंज कर दिया गया था अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कम्युनलिज्म इज अपोज्ड टू। तो भाई जो सांप्रदायिकता है वो किसका विरोध करती है ये आपको बताना है। तो इसका सिंपल सा आंसर है धर्म निरपेक्ष क्रेडेंशियल्स का करेगी, सेक्युलर क्रेडेंशियल्स का करेगी कम्युनलिज्म। ठीक है, तो जब कम्युनलिज्म कहीं पर भी होता है, जैसे आपको पता है हमारे प्रियम्बल में प्रस्तावना में साफ साफ ये बात लिखी हुई है कि हम सेक्युलर हैं, तो यानी हम कम्युनलिज्म नहीं हैं। ठीक है, तो इंडिया इज़ नॉट अ कम्युनिस्ट स्टेट, इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट, यानी हम सभी धर्मों को एक समान मानते हैं और उनको एक जैसा बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है इन द इंडियन फेडरल सिस्टम रेजिडरी पावर रेस्ट विद द। तो आपको बताना है भाई रेजिडरी पावर किसके साथ रहती है। तो अगर आपने थोड़ा भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो रेजिडरी पावर्स हैं वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उसका ज्यूरिसडिक्शन करती है। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कंटेन्ड इन। तो देखो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट की है वो किस आर्टिकल के अंदर कंटेन्ड है। तो इसका सिंपल सा आंसर है आर्टिकल 131 इज द राइट ऑप्शन। अगर आपको ये जो कुछ ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, तो ये इसके अंतर्गत क्या करता है सुप्रीम कोर्ट। तो कभी भी स्टेट या दो स्टेट के बीच में कोई झगड़ा हो जाए या फिर किसी स्टेट और सेंटर के बीच में झगड़ा हो जाए,
तो या फिर किसी एक स्टेट और एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में झगड़ा हो जाए, तो ऐसे झगड़ों को सुलझाने के लिए एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का कॉन्सेप्ट होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, वो आर्टिकल 131 में फॉल आउट करता है। इसी तरीके से आपका एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी होता है, रिट ज्यूरिसडिक्शन भी होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द टर्म फेडरल इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फीडस विच मीन्स। तो देखो फेडरल जो कि एक लैटिन वर्ड फीडस से निकल कर आया है, उसका मतलब क्या होता है? कोवेनेंट। ठीक है, वाचा मतलब इसका नाम होता है जिसको हम कोवेनेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है द हाई कोर्ट हैज़ अ पावर टू इशू द रिट अंडर आर्टिकल। तो देखिए पहले ही मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने का जो अधिकार है वो आपके आर्टिकल 226 में आता है, विच इज़ अ लीगल राइट नॉट अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बोल रहा है इन द कंसिक्वेंस ऑफ द डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कैन बिकम द प्रेसिडेंट फॉर। तो देखो जब राष्ट्रपति की मृत्यु या अक्षमता होती है कि वो अपना पद धारण नहीं कर पाता है, तो उस टाइम पे उपराष्ट्रपति उसका पद पे नियुक्त किया जाता है। वो कितने महीनों के लिए किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप सभी लोग जानते हो, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 5 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है द हाई कोर्ट इन इंडिया डू नॉट पोजेस। तो बताओ फटाफट कि हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के पास इन चारों में से कौन सा क्षेत्र अधिकार यानी कि ज्यूरिसडिक्शन नहीं है? तो आपको पता है कि हमारे हाई कोर्ट के पास एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। ये जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास होता है और वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज आ। तो भाई जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होता है वो क्या होता है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, रियल हेड है, हेरिडेटरी हेड है या नॉमिनेटेड हेड है? तो ये जो पद है गवर्नर का वो हमारे संविधान के ही अंतर्गत दिया हुआ है, इस वजह से ये संवैधानिक प्रमुख माना जाएगा और ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है द अथॉरिटी टू ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट इन इंडिया रेस्ट विद। तो अगर आपको अपने स्टेट की बाउंड्रीज को जो है इसको बदलना है थोड़ा बहुत भी, तो ये आपका किसके पास पावर होगी? ये संसद के पास पावर होती है, हमारे पार्लियामेंट के पास पावर होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक हैज़। तो बताना है कि कौन कौन सी वेटो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। तो इनमें से दो हैं इसका आंसर। एक तो हमारे प्रेसिडेंट के पास सस्पेंसिव वेटो होती है, एक पॉकेट वेटो होती है। तो आपको ये याद रखना है कि एब्सोल्यूट वेटो का जो कॉन्सेप्ट है वो यूएसए में होता है, इंडिया में नहीं है वो, इस वजह से इसका ऑप्शन बी नहीं होगा और नन ऑफ दीज तो कहीं से बन के भी नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको यहाँ से याद रखना है जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है उसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 बोलते हैं, और ये जो 1909 बोलते हैं, और जो 1919 है ये हमारा कौन सा है? ये हमारा है मॉन्टागू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म। तो ये आपको याद रखना है। और आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये जो 3 एक्ट आपके दे रखे हैं तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए थे, तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सा पद है जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा नहीं बनाया गया था? ठीक है, नॉट ध्यान रखिएगा, ऐसे एग्जाम में भी नॉट लिख के आता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और वहाँ पे ध्यान नहीं दोगे, तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि नॉट पूछा गया यहाँ पे। तो भाई आपको पता है कि फिनांस कमीशन, इलेक्शन कमीशन और यूपीएससी ये तीनों ही आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, यानी कि ये तीनों ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, ये संवैधानिक आपकी बॉडियां हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की, तो ये अलग से एक गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई थी, तो इस वजह से प्लानिंग कमीशन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी जब हम पे राज कर रही थी, तो उस टाइम पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था वो किस मंथ में लागू हुआ था? देखिए 1947 सब जानते हैं, बट मंथ का नाम कई लोगों को नहीं पता होता है, तो यहाँ पे मंथ आपसे पूछा जा रहा है, सो इट इज़ द राइट ऑप्शन जून 1947। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट
सॉरी, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए, जो इलेक्शन का प्रिंसिपल था वो पहली बार किस एक्ट के दौरान जो है आपका सुनने में आया था? तो ये आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में आया था, जो कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ अथॉरिटी इज गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भाई देखिए, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डी ज्योर की अथॉरिटी दी गई है। इसका इंग्लिश का हिंदी का प्रोनाउंसिएशन भी डी ज्योर होगा, इस वजह से ये ऐसा ही लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका होगा इन इंडिया द पावर ऑफ एमनेस्टी हैज़ बीन गिवन टू। भाई एमनेस्टी की पावर यानी माफ़ी की पावर किसको दी गई है? तो आपको पता है वो हमारे प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होती है और इस एमनेस्टी को हम पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। तो आपको ये टर्म भी यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो देखिए, किसके रिकमेंडेशन पे, किसके जो है आपका सिफारिश पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर पाए, ठीक है, पूरे हाउस ऑफ द पीपल को डिसॉल्व कर दे, भंग कर दे। तो ये पावर होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे जो प्रेसिडेंट होता है वो डिसॉल्व कर सकता है। फिर बोला है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। अगेन नॉट पे ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो आपका राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, वो 44th अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया था। इस वजह से ये हमारा मूल अधिकार नहीं है, ये एक हमारा लीगल राइट है, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द एज टू रिवाइज द फ्रेंचाइज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो 21 साल से रिड्यूस करके 18 साल एज कर दी गई थी। वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से करी गई थी? तो इट इज़ 61st अमेंडमेंट एक्ट। तो इसको अच्छे से याद रखना, इसको भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है द प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट कैन बी कंटिन्यूड एट अ स्ट्रेच फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, चलिए मैं इसका आर्टिकल भी आपको बता देती हूँ। ये आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। नेशनल इमरजेंसी आपके आर्टिकल 352 में लगती है और फिनेंशियल इमरजेंसी आपके आर्टिकल 360 में लगती है। तो ये जो 3 आर्टिकल्स हैं, तीनों आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम कितने पीरियड तक लग सकता है? तो इट इज़ 1 ईयर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 1 साल तक प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। उसके बाद उसका फ्रेश जो है जुरिसडिक्शन चीज़ें करनी पड़ती हैं, फाइल करनी पड़ती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है द क्लासिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट एज यूनिटरी एंड फेडरल इन इज ऑन द बेसिस ऑफ। तो देखो, जब हम एकात्मक और संघीय का जो वर्गीकरण करते हैं तो वो किस तरीके की चीज़ होती है? वो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है, ये आप समझते हो। उसको हम क्या कहते हैं? शक्तियों का विभाजन, यानी शक्तियों को अलग करना, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे पूछी जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इलेक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन था जुलाई 1946, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। देन आपका क्वेश्चन बोल रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, द पोजीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजेम्बलेंस टू द पोजीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। जस्ट अ मिनट, इट इज़ मिस्टेकन, यहाँ पे वाइस नहीं होगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। तो याद रखिए, जो पोजीशन है हमारे प्रेसिडेंट की, ठीक है, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के पोजीशन के बराबर होती है। ये किस स्टेट में होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता है ये इंडिया में तो नहीं होता और इंडिया ऑप्शन में भी नहीं है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूएसए, ठीक है। तो यूएसए में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही इक्वल स्टेटस पे होते हैं, ठीक है। तो ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है व्हाट इज़ हेबियस कॉर्पस। तो भाई बताना है कि हेबियस कॉर्पस क्या होता है। हेबियस कॉर्पस रिट अगर आपको पता है तो उसका मीनिंग आपसे पूछा गया है यहाँ पे। इसका सिंपल आंसर आपको ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट टू फ्री अ पर्सन हु हैज़ बीन इलीगली डिटेन बाय द पुलिस और एनी अदर पर्सन। तो जब हम किसी पर्सन को इलीगली डिटेन कर लेते हैं तो उसके पास ये राइट है कि वो जाके हेबियस कॉर्पस की रिट सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली फाइल कर सकता है, एज सेइंग कि उसका मौलिक अधिकार जो है वो छीना जा रहा है, वायलेट किया जा रहा है,
ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है राइट टू प्रॉपर्टी इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो आर्टिकल 31 में चला गया था। तो 31 आर्टिकल 31 में आप इसके कुछ बहुत पार्ट्स पाओगे राइट टू प्रॉपर्टी के, बट जो मैक्सिमम पार्ट है दैट फॉल्स अंडर आर्टिकल 300A। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज। तो भाई जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो हमारे कैसे हैं, वो हमारे न्योचित हैं, गैर न्याय संगत हैं, अनिवार्य हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, मतलब आप उनको जाके कोर्ट में ये नहीं डिमांड कर सकते जस्ट बिकॉज कि स्टेट हमारे लिए ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हो गया कि वो हमारे राइट्स को छीन रहा है। ये एक तरीके के नॉन जस्टिसिएबल हैं, इनको आप जाके कोर्ट में मांग नहीं कर सकते हो। ठीक है। फिर भी इलेक्शन के लिए एक जो पर्टिकुलर पार्टी होती है वो कोशिश करती है कि वो उसी तरीके से चीज़ें लेके चले। तो ये आपके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे फॉर एलएलबी एंड बीएलएलबी बोथ। तो इसको अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हो तो एक चीज़ और याद रखना, मेरा जो क्विज का चैनल है जिसकी लिंक आपको टारगेट गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे, टारगेट गुरुकुल के टेलीग्राम अकाउंट पे मिल जाएगी आराम से। वहाँ से मेरे इस क्विज के चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा बिकॉज इस वक्त हम रोज़ यहाँ पे लाइव क्विजेस कर रहे हैं और वहाँ पे मैं आपके डाउट्स डायरेक्टली लेती हूँ। ठीक है। तो भले आप कोर्स के स्टूडेंट हो या यूट्यूब के स्टूडेंट हो, ये बात इंश्योर कर लो कि इस टेलीग्राम चैनल को जो कि मेरा है, जिसको आप सर्च करोगे लीगम बेक्यारिलिस नाम से ऑन टेलीग्राम ऑप्शन, सर्च ऑप्शन, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एलएलबी का एक फुल फॉर्म डालना है लीगम बेक्यारिलिस, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। तो इतना आपको ये याद रखना है और इसके साथ साथ आपको टारगेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे जो हमारे कोर्सेज पे डिस्काउंट चल रहे हैं उनका भी फ़ायदा आप उठा सकते हो। प्लीज़ 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 अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में येस आई वांट मोर वीडियोस ऐसा लिख के ज़रूर डालिएगा, जस्ट बिकॉज मुझे लगे कि आपने लास्ट तक देखी है तो मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाती रहूँगी इन द फ्यूचर एज वेल। सो लास्ट में थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस लिसनिंग ऑफ माई वीडियो। ठीक है। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग एंड जय हिंद।